बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि ब्रैग्स लॉ क्या है और किस तरह से क्रिस्टल्स जो है एक्स रेज को डाइफ्रैक्ट करते हैं। आज हम उन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जिनमें हम ब्रैग्स लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और एक्स रे की डाइफ्रैक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। There are essentially three methods used to collect X-ray diffraction data: the law method, rotating crystal method, powder method। तीन हमारे पास ये एक्सरे डाइफ्रैक्शन के लिए टेक्निक्स हैं। In each of these techniques the quantities measured are the same। हम तीनों में ही करीबन जो जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं वो सेम होती हैं। और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? सबसे पहले है द स्कैटरिंग एंगल 2θ। एक तो एंगल, कौन सा एंगल? बिटवीन द डाइफ्रैक्टेड एंड इंसिडेंट बीम्स। जो रे डाइफ्रैक्ट कर रही है और जो इंसिडेंट है उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 2θ। उस 2θ एंगल की मेजरमेंट ये हमारा एक पैरामीटर है जो इन तीनों मेथड्स में कॉमन है। By substituting sin theta into Bragg's law, one can determine the interplanar spacing as well as the orientation of the plane responsible for the diffraction। 2θ जान के हमें क्या मिलेगा? 2θ से हमें थीटा की वैल्यू मिलती है और ये थीटा की वैल्यू हम ब्रैग्स लॉ में यूज़ करते हैं। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो उसमें जब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हम क्या क्या वैल्यूज़ उससे हासिल कर सकते हैं? एक तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी जो प्लेन्स डाइफ्रैक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन प्लेन्स के जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसको आप d से ज़ाहिर करते हैं वो हमें पता चलती है। द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइफ्रैक्शन, और वो ओरिएंटेशन यानी वो एंगल आपको पता चलता है कि जिस एंगल पे डाइफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है। फिर दूसरी चीज़ जो हमें इस डाइफ्रैक्शन डाटा को कलेक्ट करने में मिलती है वो है इंटेंसिटी आई ऑफ द डाइफ्रैक्टेड बीम। डाइफ्रैक्टेड बीम जो है उसकी क्या इंटेंसिटी है? हमें थीटा तो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में बीम्स जो हैं वो डाइफ्रैक्ट करेंगी। तो फिर कुछ हमें जब पैटर्न हम लेते हैं तो कुछ स्पॉट्स हमें बहुत ब्राइट मिलते हैं, या आप समझें कि हमें एक्स-रे डाइफ्रैक्शन की पीक्स मिलती हैं। तो पीक जितनी शार्प होती है मीन्स उस पॉइंट पे उतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी है। लेकिन पैटर्न जब बनता है तो उसमें कुछ पीक्स बहुत शार्प होती हैं और कुछ बहुत ही स्मॉल पीक्स होती हैं। तो इसका मतलब कहीं आपको ये पीक रिप्रेजेंट करती है इंटेंसिटी को, तो कहीं इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी और कहीं इंटेंसिटी आपको कम मिलेगी। तो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या है ये भी हमें इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से पता चलता है। दिस क्वांटिटी डिटरमिन्स द सेल स्ट्रक्चर फैक्टर FHKL, यानी जो प्लेन, अगर एक HKL प्लेन है उसका स्ट्रक्चर फैक्टर क्या है, और स्ट्रक्चर फैक्टर जानने से आपको इंटेंसिटी जो है इस स्ट्रक्चर फैक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और इसकी इंफॉर्मेशन आपको इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मिल सकती है। तो इससे जब आपको FHKL वैल्यू यानी स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू मिलेगी तो उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको यूनिट सेल में एटम्स की अरेंजमेंट का पता चलेगा। तो ये मेथड्स आपको इन सारे पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ मेथड। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस लॉज पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट प्लेट कैमरा विच कंटेन्स अ कोलीमेटर विद अ फाइन होल टू ऑब्टेन अ वेरी फाइन बीम ऑफ एक्स-रे। फिगर में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें एक फ्लैट प्लेट कैमरा है और उसमें से एक कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर एक ट्यूब टाइप चीज़ होती है। जब एक्स-रे इस कॉलीमेटर में से पास करेगी तो एक्स-रेज क्या हो जाएंगे? पैरेलल रेज में चेंज हो जाएगी, बीम जो है वो पैरेलल हो जाएगी।
और ये एक्स रेज इस कॉलीमेटर में से निकल के जाके सैंपल को टकराएगी। द सैंपल इज प्लेस्ड ऑन अ गोनीमीटर which can be rotated to change the orientation of the single crystal। ये गोनीमीटर है और इस गोनीमीटर के ऊपर जो सैंपल है उसे माउंट किया जाता है और ये रोटेट कर सकता है। ये घूमेगा और इसके घूमने से क्रिस्टल घूमेगा और क्रिस्टल के घूमने से क्या होगा कि आपको इसकी क्रिस्टल की ओरिएंटेशन चेंज होगी। टू फ्लैट फोटोग्राफिक फिल्म्स आर यूज्ड, one for receiving the transmitted diffracted beam and the other for receiving the reflected diffracted beam। अच्छा, फोटोग्राफिक फिल्म इसमें आमने सामने दो रखी जाती हैं, यानी क्रिस्टल के एक तरफ भी और उसकी पिछली साइड पे भी। जो रेज इसमें से ट्रांसमिट हो जाती हैं वो जाके सामने वाली प्लेट पे स्पॉट्स बनाती हैं, और जो रेज बैक रिफ्लेक्टेड होती हैं, जो टकरा के पलट के वापस आ जाती हैं, तो उनके लिए ये पहले वाली फ्लैट प्लेट है वो इसके ऊपर स्पॉट बनाती हैं। अ सिंगल क्रिस्टल इज, अब इसका प्रोसेस क्या है इसमें, अ सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी इन द पाथ ऑफ वाइट एक्सरे। वाइट एक्सरे का मतलब क्या हुआ कि एक्सरे जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है उसमें बहुत सी वेवलेंथ शामिल हैं। हैविंग वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.2 to 2 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें जो रेंज है वेवलेंथ की वो वेरी कर रही है 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम तक। The diffraction is possible for certain values of lambda and d which satisfy the Bragg's condition। अब इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज़ हो रही हैं और ज़ाहिर है प्लेन्स की स्पेसिंग भी डिफरेंट है, लेकिन ख़ास लैम्डा और ख़ास डी जो कि ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ वही वैल्यूज़ लैम्डा और डी की डाइफ्रैक्शन करेंगी। Thus diffraction spots are produced on the photographic films। और उन्हीं जो रेज डाइफ्रैक्ट करेंगी उनके लिए फोटोग्राफिक फिल्म पे स्पॉट्स बनेंगे। अच्छा, अब इसमें डाइफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? डाइफ्रैक्शन इज स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज। डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज मीन्स स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज। अब स्कैटरिंग जब होती है तो रेज इंटरफेयर करती हैं कंस्ट्रक्टिवली भी एंड डिस्ट्रक्टिवली भी। तो हम यहाँ पे जब डाइफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं, यानी वो रेज ही स्पॉट बनाएंगी जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और जिनकी वैल्यूज़ ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगी, जिनकी डी वैल्यूज़ एंड लैम्डा वैल्यूज़ ब्रैग लॉ को सेटिस्फाई करेंगी। तो बाकी जो रे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म तक पहुंच ही नहीं पाती और वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देती हैं। तो स्पॉट्स सिर्फ उन्हीं रेज के लिए बनेंगे जो डाइफ्रैक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। द क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ गोनीमीटर to change its orientation with respect to the incident beam। क्रिस्टल को आप रोटेट भी कर सकते हैं और उसकी रोटेट करने से उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन या उसके एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जब आप उसको रोटेट करेंगे, थोड़ा सा भी उसको मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको जो पहले पैटर्न मिल रहा था, अब पैटर्न जो फोटोग्राफिक फिल्म में मिलेगा वो उससे डिफरेंट होगा। द लॉ मेथड इज़ used to determine the crystal symmetry and hence the shape of a unit cell। लॉ मेथड जो है वो इसमें हम एक सिंगल क्रिस्टल चूँकि यूज़ करते हैं तो इसमें क्रिस्टल की कितनी सिमेट्रीज़ हैं और फिर यूनिट सेल की क्या शेप है ये जानने के लिए हम लॉ मेथड अप्लाई करते हैं। It can also be employed to determine imperfections or strains in the crystal। इसके अलावा क्रिस्टल में imperfections या strains कितने हैं या कैसे हैं ये भी हमें लॉ मेथड से पता चल सकता है। ये फिगर्स हैं लॉ मेथड की। ये देखें, ये ए फिगर जो है ये इसमें सैंपल से या क्रिस्टल से रेज ट्रांसमिट हो रही हैं और जिस तरह का पैटर्न बन रहा है वो इधर ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, इस तरह का पैटर्न ट्रांसमिटेड पैटर्न है। और ये जो सेकंड बी फिगर में आप देख रहे हैं ये बैक रिफ्लेक्टेड हैं और इसके लिए जो आपको एक्चुअल
फिल्म के ऊपर जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरह का मिल रहा है। ये वो पॉइंट है, ये देखें, ये सेंट्रल वो पॉइंट है जहाँ से कॉलीमेटर गुजर रहा था, और यहाँ से आपका जो है यहाँ पे इस वक्त बैक रिफ्लेक्टेड में यहाँ पे एक्सरे नहीं है। और ये एक और है इस ट्रांसमिटेड पैटर्न के हवाले से ज़रा क्लियर सी फिगर है या पिक्चर कह लें। ये लॉ, इनको, ये जो पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं लॉस स्पॉट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा मेथड है द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। The method is used for analysis of the structure of a single crystal. Again, इसमें भी हम एक single crystal use करते हैं। The single crystal is mounted on a rotating spindle with one of its crystallographic axis coincide with the axis of rotation. यानी कि जो axis of rotation है, हम क्रिस्टल को ऐसे रखते हैं, जैसे इस फिगर में अगर आप देखें सेकंड वाली में, यहाँ पे एक स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर हमने क्रिस्टल को रखना है और ये क्रिस्टल ऐसे घूमेगा, ऐसे। जब ये क्रिस्टल इसके ऊपर स्पिंडल के, जब स्पिंडल घूमेगा तो क्रिस्टल भी उसके ऊपर घूमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल का जो सेंटर है या उसका जो जी एक्सिस कह लें, क्रिस्टल का जो जी एक्सिस है वो स्पिंडल के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। द क्रिस्टल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमेंशंस। क्रिस्टल हम जो ग्रो करते हैं वो 1 मिलीमीटर डायमेंशंस का होता है, यानी उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब 1 mm डायमेंशन की होती है। एंड इज पोजिशन एट द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल होल्डर कंसेंट्रिक विद द रोटेटिंग स्पिंडल। अ फोटोग्राफिक फिल्म इज अटैच्ड एट द इनर सर्कुलर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अब सिलेंडर की जो इनर सरफेस है इसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो अटैच कर दी जाती है। दोनों में आप देख सकते हैं ये कलर्ड पिक्चर हैं और ये दूसरी पिक्चर हैं, लेकिन स्कीमेटिक पिक्चर्स हैं। इनमें सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे एक्सरेज यहाँ से एंटर होती हैं और एंटर होने के बाद वो स्ट्राइक करती हैं जाके नॉर्मली इस क्रिस्टल को, और उसके बाद वो यहाँ पे इस पॉइंट से वो लीव कर जाती हैं। तो इनसाइड जो सरफेस है उसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म अटैच हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? व्हेन इंसिडेंट एक्स रे स्ट्राइक्स द क्रिस्टल नॉर्मली। अच्छा, एक बात और कि इसमें हम मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज यूज़ करेंगे। जो लॉ मेथड था वहाँ पे हम एक्स रेज की डिफरेंट वेवलेंथ शामिल थी इंसिडेंट बीम में, लेकिन यहाँ पे जो इंसिडेंट बीम है वो मोनोक्रोमेटिक है। When incident X-ray strikes the crystal normally, the planes parallel to the axis of rotation diffract the rays in a horizontal plane. अब इसमें क्या होता है कि जो प्लेन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल प्लेन्स जो हैं वो एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द डाइफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज प्लेन्स ओनली विच सेटिस्फाई द ब्रैग्स लॉ फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ रोटेशन। यानी जब वो क्रिस्टल रोटेट करता है तो स्पॉट्स बनते जाते हैं और सिर्फ उन्हीं प्लेन्स की वजह से स्पॉट्स बनते हैं जो जिन प्लेन्स की ओरिएंटेशन ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करती है। The planes inclined to the rotation axis produces reflection above or below the horizontal plane depending upon the angle of inclination. और जो planes जो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ इंक्लाइंड हैं, कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं, तो उन प्लेन से रिफ्लेक्ट होने वाली एक्स रेज जो हैं वो सेंट्रल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या नीचे स्पॉट्स बनाएंगी। The horizontal lines produced by diffraction spots on the photographic film are called layer lines. और जो lines बनेंगी, diffracted spots की lines बनेंगी, उनको आप कहते हैं layer lines. The vertical spacing between the layer lines depend on the distance between the lattice points along the c-axis of the crystal. The dimensions of unit cell can be measured by this method. ये देखें इसमें ये देखें, ये जब क्रिस्टल रोटेट करता है तो रोटेट करने से एक्सरे ये एंटर हो रही है, आके इस क्रिस्टल से टकराएगी। तो अब यहाँ पे जो स्पॉट्स बनेंगे
वो इस तरह से कि ये एक कोन सी बन जाएगी। जैसे आप ये देखें, ये एक कोन बन रही है। क्रिस्टल रोटेट कर रहा है, और ये देखें, ये जो ऐसे, ये सब जो हैं ये स्पॉट्स हैं। जब आप इन स्पॉट्स को मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे, तो ये एक सर्कल में स्पॉट्स आ जाएंगे, और इस सर्कल को जब आप सैंपल के साथ मिलाएंगे तो एक कोन बन जाएगी। ठीक है, ये कोन उन प्लेन्स की वजह से हैं जो सैंपल के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ इंक्लाइंड हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं। जैसी कोन ऊपर बनेगी वैसी ही कोन जो है वो नीचे बनेगी। उसके बाद मज़ीद प्लेन होंगी, उनकी वजह से ये सेकंड कोन बनेगी। और इस तरह ये देखें, पहली वाली कोन को कहाँ है, इनकी लेयर लाइंस हैं। पहली वाली लेयर को आप 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, इसी तरह नीचे भी लेयर 1 बार है, 2 बार है। और सेंट्रल हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनेगी, ये उन प्लेन्स की जो इस इधर बनेगी, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे बनेगा ना जो फोटोग्राफिक फिल्म पे, ये इन प्लेन्स की वजह से बनेगा, जो प्लेन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ पैरेलल हैं। जो इंक्लाइंड हैं उनके ऊपर या और नीचे करके लेयर लाइन बनेगी। अच्छा, अब इस फोटोग्राफिक फिल्म को आप इस सिलेंडर में से जब निकाल के सीधा करेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है। ये सेकंड फिगर में आप देखें, एक लाइन ये अगर सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लेयर 1 ऊपर वाली कोन जो आपने उधर देखी, और ये नीचे वाली कोन जो आपने पहली वाली फिगर में देखी है। अच्छा जी, अब जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से आप यूनिट सेल की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। उसमें हम बेसिकली एक्सरे को हमने वेवलेंथ को वेरी नहीं किया, हमने किसको वेरी किया है, हमने थीटा को वेरी किया है, हमने ओरिएंटेशन चेंज किया, हम क्रिस्टल को रोटेट करते रहे हैं। तो पहले लॉ मेथड में आप एक दफ़ा क्रिस्टल को स्टेशनरी रख लेते हैं, और आप डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट लेते हैं, और उससे क्या होता है कि आप उसमें लैम्डा को चेंज कर रहे हैं, थीटा आप फिक्स कर लेते हैं, तो उससे आपको उसको ब्रैग्स लॉ के हिसाब से वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब पाउडर मेथड में आप क्या करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड diffraction method to determine the structure of crystalline solids. The sample used is in the form of a fine powder containing a large number of tiny crystallides with random orientations. इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा सैंपल होता है उसको हम सिंगल क्रिस्टल की सूरत में ग्रो नहीं करते। सिंगल क्रिस्टल को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे हमारा जो भी सैंपल है हम उसको बिल्कुल फाइन पाउडर में उसको हम पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं, और उससे क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स की फॉर्म में टूट जाते हैं। The experimental arrangement consists of a cylindrical camera called Debye Scherrer camera whose length is small compared to the diameter. इसमें जो कैमरा हम यूज़ करते हैं डिबाई शेरर कैमरा कहलाता है, और इस कैमरे की जो लेंथ है, इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, इसकी जो लेंथ है वो डायमीटर के मुकाबले में स्मॉल होती है, यानी ये डायमीटर के हिसाब से ये बड़ा सा कैमरा है। द पाउडर्ड सैंपल इज़ माउंटेड एट द सेंटर ऑफ द कैमरा। ये आपको कैमरा यहाँ पे फिगर में नज़र भी आ रहा होगा। इस कैमरा के अंदर ये जो सर्कुलर रिम सा है, इस रिम के ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है, और एक साइड से होल है, यहाँ से एंटर होती है एक्सरेज। ये सेंटर पे जो है आपका पाउडर्ड सैंपल, उसको बाइंडर मिला के बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी माउंट किया जाता है, किसी वायर के ऊपर या वायर की टिप पे या किसी कैपिलरी ट्यूब में डाल के उसे यहाँ पे माउंट कर दिया जाता है। अब एक्सरे यहाँ से एंटर होती है और उन स्मॉल क्रिस्टलाइट्स को
टकराती है, टकराने के बाद फिर जो स्पॉट्स बनते हैं वो इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बनते हैं। अगर आप ये फोटोग्राफिक फिल्म को देखें तो ये अलग से हम बाहर निकली हुई है, सेकेंड फिगर में ये अलग से बाहर निकली हुई है। एक्सरे बीम यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से एक्सरे बीम निकल रही है, जबकि ये ऊपर लाइंस आप जो देख रहे हैं, ये लाइंस जो है ये डाइफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड रेज की स्पॉट्स हैं। A collimated beam of monochromatic, again हाँ यहाँ पे भी हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ले रहे हैं, is made to enter the camera to strike on the powdered sample. The diffraction takes place for those values of d and theta which satisfy Bragg's law. The diffracted rays यानी आपके जो स्पॉट्स हैं या आपकी लाइंस जो हैं वो सिर्फ उन्हीं डी और थीटा की वैल्यूज़ के लिए बनेंगी जो कि ब्रैग के लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। The diffracted rays corresponding to fixed values of theta and d lie on the surface of a cone with its apex at the sample and the semi-vertical angle equal to 2 theta. Again अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमें नज़र आएगा कि जो डाइफ्रैक्टेड रेज हैं वो कोन बना रही हैं और इस तरह से कि एपेक्स जो है उसका वो सैंपल के ऊपर बन रहा है और जो सेमी वर्टिकल एंगल कोन का होता है वो किसके इक्वल है, वो 2 थीटा के इक्वल है। Different cones are observed for different sets of d and theta for a particular value of n. अगर आप n की वैल्यू फिक्स कर दें तो मुख्तलिफ d और थीटा की वैल्यू के लिए डिफरेंट कोन्स आपको मिलेंगी। The transmitted X-rays move out of the camera through an exit hole located diametrically opposite to the entrance hole. Entrance hole के बिल्कुल opposite में exit hole होता है या एग्जिट होल के ऑपोजिट में एंट्रेंस होल है, यानी दोनों होल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों साइड्स पे ही आपको पैटर्न मिलेंगे। ईच कोन ऑफ द रिफ्लेक्टेड beam leaves two impressions on the film which are in the form of arcs on either side of the exit hole. Similarly, back reflected X-rays produce arcs on either side of the entrance hole. The angle theta corresponding to a particular pair of arcs is related to the distance s between the arcs as 4 theta radians equals to s over r. यानी कि जो आर्क के दरमियान डिस्टेंस है s, 2 आर्क के दरमियान जो डिस्टेंस s है उसका और थीटा एंगल का क्या रिलेशनशिप है, वो है 4 थीटा, जबकि थीटा इसमें रेडियंस में है। 4 थीटा इज इक्वल्स टू s ओवर r। r इसमें कैमरे का रेडियस है और s जो है वो 2 आर्क्स के दरमियान डिस्टेंस है। अगर हम इसी रिलेशन को डिग्रीज में चेंज करें, यानी इसी रेडियन एंगल को डिग्री में चेंज करें, तो हमारे पास 57.296 s ओवर r वैल्यू बन जाएगी। थीटा को अगर हम डिग्री में ले लें, अगर हम मज़ीद ये कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम रेडियस ऑफ द कैमरा उसको हम 57.296 मिलीमीटर ले लें, हम कैमरे का रेडियस इतना बना लें, इतने मिलीमीटर बना लें, तो फिर हमारे पास इसका सिंपल फार्मूला आ जाएगा। s हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 आर्क्स जो कि मिलीमीटर मिलेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा। जब हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा तो उस एंगल थीटा को हमने n की वैल्यू सपोज यहाँ पे 1 कंसीडर की हुई है, तो अगर हम n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू लेमडा ओवर 2 साइन थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू लेमडा हमारे पास फिक्स है, हमने मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज़ की है, उसकी वेवलेंथ हमें पता होगी अपरेटस से, और हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उससे हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी। इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर वेरियस सेट्स ऑफ प्लेन्स एंड हेंस द स्पेस, जब हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी d, तो आपको पता है कि d और लेटिस कांस्टेंट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और उससे हमारे पास स्पेस लेटिस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे हम दोबारा से इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये पहली फिगर देखें, इसमें कोलिमेटेड बीम एंटर हो रही है और कुछ रेज जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं और बाकी जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो
फोटोग्राफिक फिल्म को पे जाके टकरा रही हैं। जो फॉरवर्ड जा रही हैं उनको हम कहेंगे ट्रांसमिटेड बीम, और जो जाके पलट के पीछे की तरफ आ रही हैं उनको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड, बैक रिफ्लेक्टेड बीम्स। तो सेंटर पे, इस सेंटर पे हम थीटा की वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और इस यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर इस जगह पे, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने समझे कि ये जो सर्कुलर कैमरा की फिल्म थी, इसको अगर आप खोल के सीधा कर लें तो ये फिल्म ऐसे बन जाती है। अब इसमें ये थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 90 है। ये परपेंडिकुलर एंगल पे जो स्पॉट बनेगा ये वो है। इस फिगर में देखिए आप, ये सैंपल है और उसी तरह ये रेज हैं और ये आर्क जो बन रही हैं, ये आर्क्स जो हैं ये आपको बताती हैं। अब देखिए ये एक सेंट्रल स्पॉट के इस तरफ और इस तरफ, ये जो 2 आर्क्स हैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू 2 थीटा। बल्कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि वो जो पीछे आपने फार्मूला पढ़ा वो क्या था, एस 4 थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर। उसमें 4 थीटा कैसे आया कि ये देखें, ये आपकी पहली वाली रे जो है वो इंसिडेंट, ये आपकी स्कैटर्ड रे है, ये स्कैटर्ड रे है, ठीक। और ये वो रे है जो ट्रांसमिटेड है, यानी जो जैसे इंसिडेंट थी उसी एंगल पे ये बाहर निकल रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये जो है ये आपकी स्कैटर्ड रे है। उसके बाद आप ये देखें तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड के दरमियान, हमने पीछे भी पढ़ा कि हम एंगल इंसिडेंट और स्कैटर्ड के दरमियान जो एंगल लेते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा। तो इसी तरह ये आपकी सेंटर वाली इंसिडेंट की डायरेक्शन है और ये आपकी स्कैटर्ड है या रिफ्लेक्टेड है, या आप इसको डायफ्रैक्टेड भी कह सकते हैं। तो ये टोटल इधर से इस आर्क से लेकर इस आर्क तक टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 थीटा, जो आप पीछे आपने फार्मूले में देखा। अच्छा, अब ये इस फिगर में आप देखें, ये आपको बताया था कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स जो हैं वो डिफरेंट जो है इनकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड प्लेन्स होते हैं और उनकी वजह से कोन्स बनती हैं। ये देखें, ये एक पिंक कलर की कोन आपको नज़र आ रही है, फिर इसके नीचे ग्रीन कलर की कोन है, और ये कोन्स जो हैं उन्हीं के स्पॉट्स फोटोग्राफिक फिल्म पे होते हैं। जो फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको लाइंस नज़र आई, ये देखें, ये उन कोन्स के हिस्से हैं। एक स्पॉट के एंट्रेंस और एग्जिट होल के एक तरफ होता है और एक उसकी दूसरी तरफ होता है। ये देखें, ये पिंक वाली कोन को देखें, इसने ये फोटोग्राफिक फिल्म पे जो इमेज छोड़ा वो ये था। उसके बाद इसने जो छोड़ा, अब जो इमेज इस तरफ कौन छोड़ रही है, इसी तरह वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट जगह पे भी ये इसी तरह का स्पॉट जो है ये बनाएगी। तो फिल्म जो है वो आपको इस तरह से नज़र आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा मॉडर्न एक्सरे डायफ्रैक्ट्रोमीटर। जो मॉडर्न ऑटोमेटिक एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर है, इसमें भी एक सिंपलेस्ट ऑटोमेटेड एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर शो किया हुआ है। इसमें एक्सरे ट्यूब है और इस साइड पे अब फोटोग्राफिक फिल्म की बजाय डिटेक्टर इस्तेमाल होता है। डिटेक्टर जो है वो इंटेंसिटी को कैप्चर करता है और वो देखता है कि कितनी एक्सरेज की हर पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट ये डिटेक्टर रोटेट करता है और हर एंगल पे जो कमिंग एक्सरे है उसकी इंटेंसिटी चेक करता है और फिर उस इंटेंसिटी की वैल्यूज़ इकट्ठी करके ये सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड होता है और कंप्यूटर पे फिर उसका ग्राफ बनता है। और ये जो सेंटर पे है ये सैंपल स्टेज है, यहाँ पे सैंपल माउंट किया जाता है। स्कीमेटिक डायग्राम में अगर आप देखें तो ये पूरा स्केल लगा हुआ है। इस स्केल ये जो सर्कुलर स्केल है, ये स्केल 2 थीटा वैल्यूज़ में है और इन वैल्यूज़ इन के हिसाब से ये आपका जो ये काउंटर है, ये सिंटिलेशन काउंटर भी हो सकता है
और दूसरे काउंटर्स भी कोई ना कोई आयनाइजेशन चैम्बर भी हो सकता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को काउंट करके उनकी इंटेंसिटी को एवेल्यूएट करते हैं। तो ये काउंटर या डिटेक्टर ये सर्कुलर एंगल थीटा के हवाले से ये रोटेट करेगा, और जितना ये रोटेट करेगा उस हिसाब से एंगल जो है इस स्केल से पता चलेगा, और इंटेंसिटी या शिद्दत जो है वो आपको ये डिटेक्टर बताएगा। तो इस यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह का एक ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, ये देखें 20 जब एंगल 2 थीटा की वैल्यू 20 है तो कुछ भी इंटेंसिटी नहीं नज़र आ रही, बहुत ही कांस्टेंट सी इंटेंसिटीज़ है। 30 पे भी, फिर 30 और 40 के दरमियान में यहाँ पे कोई 33 समझें 34 एंगल पे जब 2 थीटा की वैल्यू 34 है तो यहाँ पे आपको ये पीक एक नज़र आ रही है, और ये पीक जो है ये इंटेंसिटी की पीक है, यानी ये शो कर रही है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो एक्सरे की काफ़ी हाई है। उसके बाद फिर से बीच में जो एंगल आए उनके लिए इंटेंसिटी नहीं मिली, बहुत ही कम मिली, और फिर ये 45 से कम एंगल है, कोई 42 43 एंगल है जिस पे फिर आपको अगली पीक मिली है। और लेकिन ये पीक की वैल्यू जो है ये पहली वाली पीक से भी हाई है, यानी हम इस पीक को कहेंगे कि ये एक इंटेंसिटी की पीक है, हाई इंटेंसिटी की पीक है। इसमें इस पॉइंट पे इस एंगल पे आपको मैक्सिमम अमाउंट में डायफ्रैक्टेड एक्सरेज मिली हैं। इसी तरह फिर 60 के बाद जो एंगल है इसके ऊपर आपको एक पीक मिल रही है जो ये पहले वाली पीक से थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे आपको इंटेंसिटी जो है वो हाई मिल रही है। अच्छा, अब ये हाई इंटेंसिटीज़ ये 3 एंगल पे मिल रही हैं, ये कौन से एंगल हैं? ये वो एंगल हैं कि जिन प्लेन्स ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाया एक्सरेज को। तो वो प्लेन कौन से थे? इसमें ये प्लेन जो है जिसकी ये पीक है वो प्लेन है 111। ये उसके बाद अगली पीक बनी जिस प्लेन के लिए वो प्लेन है 200, फिर 220। जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ डी और मुख्तलिफ इंटेंसिटी पीक्स और थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर आप प्लेन्स को भी की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, आप इन प्लेन्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्लेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको स्ट्रक्चर फैक्टर भी पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर फैक्टर और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।